मेंबर्स हैं, कार्यकारी है, उन सभी को मेरा बहुत बहुत दिल से अभिनंदन है, हृदय से अभिनंदन है। सभी साधकों को भी मेरा प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी एवं परम श्रद्धेय आचार्य जी के श्री चरणों में नमन करते हुए आइए परम पिता परमात्मा के नाम स्मरण के साथ हम आरंभ करेंगे आज का सत्र। तो सबसे पहले प्रणव मंत्र 3 बार बोलेंगे लंबे उच्चारण के साथ। आइए वेदों के महामंत्र गायत्री का पाठ करते हैं समवेत स्वर में, सद्बुद्धि की कामना के साथ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। गुरु शिष्य मंत्र, इसे स्वाध्याय मंत्र अथवा संकल्प मंत्र भी कहते हैं। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। प्रार्थना मंत्र। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर विषय है जिसके बारे में हम आज और आने वाले और 5 दिनों चर्चा करेंगे। कठिन विषय है, जैसा नेहा बहन ने कहा, मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए जो पहली बार शरीर विज्ञान को जोड़ रहे हैं योग विज्ञान के साथ में। मैं कहना चाहूंगी कि योग विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये शरीर विज्ञान। जब तक आप शरीर को नहीं जानेंगे, इसकी कार्य प्रणाली को नहीं समझेंगे, तब तक योग का ज्ञान भी अधूरा रहेगा। तो योग को संपूर्णता से समझने के लिए, योग की विभिन्न प्रक्रियाओं के हमारे अंगों पर, अंग विशेष पर प्रभाव को समझने के लिए शरीर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मानव शरीर में कहूं तो प्रकृति की अद्भुत संरचना है। वैसे तो हम देखें तो चींटी से लेकर हाथी तक विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हमें दिखाई देते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां हमें हमारे आसपास दिखाई देती हैं। सब हमारी जो है, ये जो लाइफ साइकिल है अर्थ का, हमारी पृथ्वी का,
उसकी महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। कोई भी कड़ी को अगर हम नुकसान पहुंचाते हैं तो पूरा जो जीवन चक्र है या प्राणियों का जो पूरा एक कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं विच्छिन्न होता है और उसका प्रभाव सभी पर पड़ता है, हमारे वातावरण पर पड़ता है और हमारे जीवन पर पड़ता है, क्योंकि ये इसमें सारे लिंक्स बहुत महत्वपूर्ण है। पर परमात्मा ने और प्रकृति ने सर्वोच्च रखा है मनुष्य को, और ये जो मनुष्य शरीर है वाकई आप देखिए प्रकृति ने बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से डिजाइन किया है या इसकी संरचना की है। तो आज हम इसको समझेंगे इसके विभिन्न जो बॉडी सिस्टम्स हैं उनके द्वारा, क्योंकि हमारे YCB लेवल 3 में मुख्य रूप से शरीर के जो हमारे अलग अलग तंत्र हैं या बॉडी सिस्टम्स हैं उनकी जानकारी होना आवश्यक बताया गया है, वो हमारे सिलेबस में उनको इंक्लूड किया गया है। तो शरीर ये पहले हम जान लेते हैं कि बना कैसे है। जैसे भवन का निर्माण ईंटों से होता है, तो आप देख सकते हैं एक के ऊपर एक, एक के पास एक, इस तरह ईंटें रख के दीवार, और फिर उन दीवारों की परिधि से भवन की जो रचना की जाती है उस पे फिर छत डाली। इस प्रकार हमारे शरीर में भी जो सबसे छोटी इकाई हम कह सकते हैं यूनिट के रूप में, वो है हमारे कोशिकाएं, सेल्स, साइटो। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है, मैंने 3 भाषाओं का प्रयोग किया। सेल अंग्रेजी में, साइटो ग्रीक लैटिन में। ज्यादातर हमारी जो शरीर के रचनाएं हैं या अंग प्रत्यंग हैं उनका नामकरण ग्रीक लैटिन भाषाओं में किया गया है। तो ये जो ग्रीक लैटिन भाषाएं हैं या उनका मिक्सचर आप कह सकते हो, उसमें जो है ज्यादातर नाम होंगे। तो वो भी जो नामावली है वो आपको जानना आवश्यक है, क्योंकि ज्यादातर पुस्तकें आदि जो आपको मिलती हैं उसमें ये नामावली और साथ में अंग्रेजी हिंदी के शब्द दिए रहते हैं। जो हमारी हिंदी भाषा है और हिंदी संस्कृत के शब्द, संस्कृत निष्ठ हिंदी हम कह सकते हैं, वो भी नामकरण के लिए हमारी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। तो कोशिका या कोशा हम उसे हिंदी में कहते हैं। अब ये कोशिकाएं अपने अपने कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती हैं। हालांकि बेसिक संरचना इनकी जो होती है, जो इनकी फंडामेंटल इनका कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सिमिलर होता है। जैसे कि एक कोशिका जो होती है उसमें एक सराउंडिंग सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन होती है, आउटर एक कवरिंग होती है, उसके भीतर जो है कोशिका द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, जिसे साइटोप्लाज्म, साइटो माने सेल, प्लाज्म माने तरल। तो ये लिक्विड या तरल जो होता है इसे जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य और साइटोप्लाज्म कहा जाता है। और जो हमारा हम कहें उसके अंदर एक सेल के सभी विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने वाला या कंट्रोल करने वाला एक ऑब्जेक्ट होता है, एक बॉडी होती है जिसे सेल का केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के आसपास जो जीव द्रव्य पूरे कोशिका में भरा होता है, उसके भीतर अन्य छोटी छोटी बॉडीज या छोटे छोटी कणिकाएं होती हैं, वो विभिन्न कार्यों को संपादित करते हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, जैसे हम श्वास लेते हैं, जैसे हम बचे हुए भोजन को या शरीर में उत्पन्न हुए विभिन्न पदार्थों को शरीर से उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं, ये सारे कार्य जो हैं वो हमारे कोशिका के भीतर भी होते हैं सूक्ष्म रूप से।
कोशिकाओं को भी भोजन की आवश्यकता होती है, कोशिकाओं को भी श्वसन की आवश्यकता होती है। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं नासिका से, वायु ग्रहण करते हैं, हमारे फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन निकालकर हमारे रक्त में जोड़ देते हैं और वो रक्त हृदय की मदद से पूरे शरीर में पंप किया जाता है, पूरे शरीर में घूमता हुआ प्रत्येक सेल तक वो इस ऑक्सीजन को लेके जाता है और ये ऑक्सीजन कोशिकाएं अपनी सेल मेम्ब्रेन में कुछ उनके छिद्र होते हैं उनके द्वारा ग्रहण करती हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कार्य जो होता है बृहद रूप में हमारे तंत्रों में होता है, तो सूक्ष्म रूप में हमारी कोशिका के भीतर भी होता है। और हमारी प्रत्येक कोशिका को प्रकृति ने एक विशेषता दी है ऊर्जा उत्पादन के लिए। हमारे शरीर की प्रत्येक यूनिट या कोशिका जो है वो अपने कार्यों के लिए भी और समग्र रूप से शरीर को अगर आवश्यकता होती है, जैसे रक्त संचरण पूरे शरीर में होता है, तो कोशिकाएं ही, जो शरीर की विभिन्न कोशिकाएं हैं, वो ही हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती हैं। ऊर्जा का निर्माण प्रत्येक कोशिका में होता है। और जैसा मैंने आपको बताया अलग अलग कार्यों के लिए, हालांकि सिमिलर हैं, समानताएं हैं, फिर भी विभिन्नताएं भी हैं। प्रत्येक कोशिका जो अलग अलग ऑर्गन्स में है, अलग अलग स्थानों पर है, उनके कार्य भी अलग अलग हैं, तो उनकी संरचना में भी थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं आ जाती हैं। जैसे हमारे स्किन सेल्स, त्वचा की जो कोशिकाएं हैं, वो अलग होंगी हमारे लिवर सेल्स से या ब्रेन सेल्स से, उनकी संरचनाएं बिल्कुल अलग प्रकार की होती हैं। बेसिक समानताएं होते हुए भी, आधारभूत समानताएं होते हुए भी, जो कार्य के अनुरूप विभिन्नताएं हम देख पाते हैं। तो इसी प्रकार जैसे हमारे फेफड़े की कोशिकाएं हैं, उनका कार्य अलग है, उनकी संरचना में भी थोड़ी भिन्नता है। इसी प्रकार हमारे हृदय की कोशिकाएं या अन्य हमारे, आप कह सकते हो, जो शरीर में मांसपेशियां हैं, उनकी, हृदय जो है मांसपेशियों का एक समूह है मुख्य रूप से, जिसमें कुछ कोष्ठक होते हैं जहां रक्त आता है और मांसपेशियों की मदद से उसको पूरे शरीर में फोर्स अप्लाई करके प्रवाहित किया जाता है। तो लगातार हृदय यही काम करता है। तो अन्य मांसपेशियां भी हैं शरीर में, उसके अलावा जो हमारी हड्डियां हैं वो अलग प्रकार की संरचना है, उनकी कोशिकाओं में भी भिन्नता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग प्रत्यंग जो हैं उनमें भिन्न प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। और कोशिकाएं कभी भी अकेली एक एक नहीं होती हैं, ज्यादातर सभी जो है हमारे अंग प्रत्यंग एक से अधिक प्रकार की कोशिका समूहों से बने होते हैं। तो ये समूह जो होते हैं कोशिकाओं के, इन्हें टिश्यू कहा जाता है, हिंदी संस्कृत में कहें तो ऊतक। तो ये जो सबसे पहली इकाई मैंने आपको बताई कोशिका, फिर एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो होता है उसे ऊतक कहा जाता है, और या टिश्यू, और एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं जो होती हैं वो मिलकर निर्माण करती हैं किसी भी अंग का। अंग माने ऑर्गन, और ऑर्गन्स जो एक प्रकार के कार्य को पूर्णता देते हैं वो या तो जुड़े होते हैं आपस में, या समूह में होते हैं एक साथ, या कंटिन्यूटी में एक के बाद एक जुड़े होते हैं, तो वो एक कार्य को पूर्णता देते हैं। उसको कहा जाता है, उस ऑर्गन के समूह को कहा जाता है तंत्र या बॉडी सिस्टम। शरीर तंत्र, शरीर का एक तंत्र हुआ वो, या बॉडी सिस्टम। एक उदाहरण दे देती हूँ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम सभी जानते हैं, मुख से हम आहार ग्रहण करते हैं,
उसके बाद गले से होता हुआ वो हमारे पेट में जाता है। पेट में जो है वहाँ उसकी जो है उसको उसकी चर्निंग होती है, मिक्सिंग होती है, बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस उसमें मिलते हैं, एसिड्स, एल्कलीज उसमें मिलते हैं विभिन्न स्थानों में, और उसके द्वारा जो भोजन है उसको छोटे अणुओं में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। उसमें उसका रूपांतरण होता है और उसके बाद वो हमारे आंतों के द्वारा, जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं और उन छोटे अणुओं को रक्त में मिल जाते हैं वो, और उसके बाद लिवर उसकी पुनः प्रोसेसिंग करता है, उसको और शरीर के अनुकूल बनाता है ताकि शरीर की प्रत्येक कोशिका उसको ग्रहण कर पाए। तो इस तरह से जो प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमारे भोजन में होते हैं, जो विटामिन्स, मिनरल्स हमारे भोजन में होते हैं, वो हमारी कोशिकाओं तक रस के रूप में या बहुत सूक्ष्म छोटे अणुओं के रूप में वो पहुंचते हैं, और हमारी कोशिकाओं में वो क्षमता होती है कि वो फर्दर उन्हें मॉडिफाई करती हैं अपने निर्माण के लिए, अपनी वृद्धि के लिए, अपने विभिन्न कार्यों के लिए। तो इस प्रकार जो है पाचन तंत्र जो है हमारे भोजन को, जो हमें प्रकृति से मिलता है, वनस्पतियों के रूप में मिलता है, विभिन्न जैसे हम कुछ प्राणियों से मिलता है, मिट्टी में उपजा हुआ जैसे हम कह सकते हैं अन्न है, फल है, शाक सब्जियां हैं, फिर प्राणियों से मिलता है हमें जैसे शहद है या दुग्ध है। दुग्ध के भी बहुत सारे हम विभिन्न तरह से उसको हम अपने भोजन में सम्मिलित करते हैं, दूध, दही, घी, छाछ, अलग अलग रूपों में। तो इस तरह से जो है ये सब जो है जैसा हम खाते हैं, इसको पहले हम इसको भी पकाते हैं, जैसे हम दाल, भात, रोटी, सब्जी, दूध, दही आदि का सेवन करते हैं, तो ये इसी रूप में हमारी कोशिकाओं के लिए उपयोगी नहीं होता। तो हमारा पाचन तंत्र जो है मुख से लेकर हम कहें, फिर अन्न प्रणाली एक छोटी नली होती है, छोटी नहीं मतलब लगभग 14 से 16 इंच की नली होती है, जो भोजन को आमाशय या पेट जठर में पहुंचाती है। फिर उसके बाद जो है वहाँ काफी सारे बहुत सारे प्रोसीजर्स फूड पर अप्लाई होते हैं। उसके बाद जो है छोटी आंत प्रारंभ होती है। छोटी आंत के प्रारंभिक भाग में लिवर और पैनक्रियाज से, लिवर के साथ साथ गॉल ब्लैडर भी होता है, तो इन सब से डाइजेस्टिव जूसेस, एंजाइम्स आदि आकर भोजन में मिलते हैं। उसके बाद जो है भोजन का पाचन पूर्ण होते हुए फिर हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो आगे के हिस्से हैं वो एब्जॉर्प्शन या अवशोषण प्रारंभ करते हैं आहार रस का, और उसके बाद जो है बचा हुआ आहार रस या तरल जो रहता है भोजन में स्थान स्थान पर मिलने वाले एसिड, एल्कलाइन, डाइजेस्टिव जूसेस के रूप में, तो वो सब सोख लिया जाता है हमारी बड़ी आंत या कोलोन के द्वारा, और उसके बाद फिर कोलोन का अंतिम हिस्सा जो होता है वो मलाशय या रेक्टम होता है, वहां पर भोजन का अवशेष जमा हो जाता है, और जब वो भर जाता है हमें अर्ज महसूस होती है। तो लगभग निर्धारित समय होता है जिस पर हमें जो हम इसे इवैक्यूएट कर देते हैं, इसे बॉवेल्स का इवैक्यूएशन, रेक्टम को बॉवेल भी कहा जाता है, तो बॉवेल इवैक्यूएशन के द्वारा, या जो हमारा गुदा मार्ग होता है, रेक्टम के बाद एक और हिस्सा आता है जिसे एनस कहते हैं, गुदा मार्ग, वहां से फिर भोजन का अवशेष जो होता है उसे, जो हमारे भोजन जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होता, वो किट्ट भाग जो अवशेष रह जाता है उसे हम शरीर से निष्कासित कर देते हैं। तो ये जो मुख से भोजन ग्रहण करना और गुदा द्वार से मल को निष्कासित करना, बचे हुए अवशेष, भोजन के बचे हुए अवशेष को निष्कासित करना, तो इसके बीच में जो पूरा ये जो प्रोसीजर होता है, अलग अलग अंग जुड़े होते हैं पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जो कि अपना अपना कार्य पूर्ण करते हैं।
उसके द्वारा ही भोजन का पाचन या डाइजेशन संपादित होता है या पूर्णता को प्राप्त करता है। तो आपने देखा कि विभिन्न अंग जुड़कर हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मुख से लेके मल द्वार, गुदा द्वार तक पूरे ये जो है हमारा पाचन तंत्र विस्तारित है, फैला हुआ है। एक आप कह सकते हो पूरा एक नलिका के रूप में होता है, ट्यूबुलर संरचना, गले से लेकर, और माउथ की तो कैविटी होती है, मुख गुहा होती है, जिसमें दांत हैं, जिह्वा है, ऊपरी और निचला हमारा जबड़ा या पैलेट हम कह सकते हैं, और उसके अलावा जो है फिर गले में निगलने वाले कुछ मसल्स। अब आप देखें अगर कि ये जो निगलने की प्रक्रिया है, आप हमें लगता है रोज हम भोजन करते हैं, दिन में 2, 3, 4 बार करते हैं, तो हमें लगता है, फिर उसके अलावा जल तरल आदि भी लेते हैं, कई बार पीते हैं पानी, तो ये जो निगलने की प्रक्रिया हमें बहुत सामान्य सी प्रक्रिया लगती है, मगर 20 से ज्यादा, लगभग 22 मसल्स जो हैं वो इसमें प्रयुक्त होते हैं सिर्फ भोजन को निगलने के लिए। तो छोटी छोटी प्रक्रियाएं जो हैं, जब हम इनको विस्तार से देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि प्रकृति ने एक एक क्रिया को कितनी बुद्धिमत्ता पूर्ण ढंग से पूरा उसको संपादित करने के लिए हमारे शरीर को विभिन्न उपकरण दिए हैं। ये जो उपकरण है इनको ही हम अंगों के रूप में जानते हैं। तो ये हमारे अंग प्रत्यंग जो है विभिन्न समूहों में एक साथ जुड़कर अलग अलग शरीर तंत्र का निर्माण कर रहे हैं। अब जैसे हमारा अगर हम देखें तो हमारे शरीर में 5 मेंटेनेंस सिस्टम्स हैं। 2 हमारी ऊपर जो चेस्ट कैविटी है उसमें है, 3 हमारी एब्डोमिनल कैविटी जो उदर गुहा, पेट या एब्डोमेन कहते हैं, उसमें है। बीच में इसमें एक डिवाइडिंग वॉल है, मस्कुलर वॉल हम कह सकते हैं, जिसे महाप्राचीरा पेशी, मध्यस्थ पेशी या फिर डायफ्राम के रूप में हम जानते हैं। ये जो मध्यस्थ पेशी के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि 2 हिस्सों के बीच में वो होगी। तो ये 2 हिस्से हुए हमारे चेस्ट कैविटी, वक्ष गुहा, और नीचे की कैविटी उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी, चेस्ट कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। ऊपर जो है 2 मेंटेनेंस सिस्टम क्यों कह रही हूं मैं इन्हें? मेंटेनेंस क्या होता है? लगातार हमें, जैसे घर आदि है हमारे, तो उनमें भी जो भी भवन आदि हम बनाते हैं उसमें विभिन्न जो कमरे या चैम्बर्स विभिन्न कार्यों के लिए हम बनाते हैं, उन सब में किसी ना किसी प्रकार की मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। दीवारों को रंग रोगन की आवश्यकता होती है, टूट फूट हो गई है तो उसे भरना पड़ता है, फिर उसको पेंट, पट्टी पेंट आदि से उसको ठीक करना पड़ता है। इसी प्रकार जैसे हमारे बाथरूम है, किचन है, इनमें अलग अलग प्रकार के हमें उपकरण चाहिए होते हैं जिनके द्वारा वो जगहें जो होती हैं अपना पूरा कार्य कर पाती हैं, और इनकी लगातार रख रखाव की भी हमें लगातार इनकी साफ सफाई, मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। तो शरीर को के विभिन्न क्रियाओं को संपादित करने के लिए जो उपकरण समूह हमें मिले हैं, ये शरीर की मेंटेनेंस का काम करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर में जो चेस्ट कैविटी है, इसमें 2 मेंटेनेंस सिस्टम है। पहला है हमारा श्वसन तंत्र, जो बहुत आवश्यक ऑक्सीजन, हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक ऑक्सीजन हमारे शरीर के भीतर पहुंचाने का काम करता है। बाह्य वातावरण में आप सबको पता है जो हमारी वायु है इसमें ऑक्सीजन होती है। इस ऑक्सीजन को हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता है, तो इसको भीतर पहुंचाना और इसको इस रूप में शरीर के साथ जोड़ देना कि ये शरीर के लिए उपयोगी हो पाए।
तो ये हो गया एक कार्य। ये करता है हमारा श्वसन तंत्र। शरीर में ऑक्सीजन, बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को लगातार पहुंचाना, क्योंकि लगातार हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता है। प्रत्येक सेल इसी ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने लिए ऊर्जा का निर्माण करता है। और ऊर्जा एक एक कोशिका को अपने कार्य करने के लिए चाहिए और पूरे शरीर को भी अपने विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए चाहिए। विभिन्न तंत्र हमारे शरीर के, विभिन्न बॉडी सिस्टम्स अपना कार्य अगर ठीक से करते हैं, तभी हमारा शरीर एक इकाई के रूप में, एक बृहद यूनिट के रूप में ठीक से चल पाता है, काम कर पाता है। तो प्रत्येक कोशिका जो है, कोशिका समूह, ये सब हमारे अलग अलग टीम के मेंबर्स हैं। और प्रत्येक टीम मेंबर जब तक अपनी भूमिका पूर्ण नहीं करता, अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाता, तब तक जो है वो यूनिट अच्छी तरह कार्य नहीं कर सकती। और सब यूनिट मिलकर, सारे जो तंत्र हैं, बॉडी सिस्टम्स मिलकर अपना अपना कार्य जब ठीक से कर पाते हैं, सभी ऑर्गन्स एंड ऑर्गन समूह अपना अपना कार्य जब ठीक प्रकार से कर पाते हैं, तो देखिए सेल आ गए, इसमें टिश्यूज आ गए, सारे सेल को भी ठीक से कार्य करना होगा। सेल मिलकर टिश्यू समूह बनाते हैं, एक से ज्यादा टिश्यू मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं। तो प्रत्येक ऑर्गन को भी अपना कार्य ठीक प्रकार से करना होगा और ऑर्गन जो एक एक करके अपना कार्य संपादित करते जाएं, तो उस क्रम में भी वो कार्य को पूर्णता देनी होगी। तो इस तरह से हमारे बॉडी सिस्टम कार्य करते हैं, तो पूरा शरीर ठीक से चल पाता है। तो मैं आपको बता रही थी, एक हो गया हमारा श्वसन तंत्र, पहला मेंटेनेंस सिस्टम, जो बाह्य वातावरण में जो ऑक्सीजन है उसको शरीर को पहुंचाने का, शरीर के भीतर पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरा हो गया हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका मुख्य अंग हृदय फेफड़ों के पास ही हमारी चेस्ट कैविटी में है और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी नलियां, वेसल्स, जो पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करती हैं। अब शरीर के विभिन्न अंगों तक रक्त जा रहा है, तो वो वहां रुकेगा नहीं, अपना कार्य करके वो वापस भी आएगा। तो वापस आने वाली भी नलियां हृदय से ही जुड़ी होती हैं। हृदय तक वापस अंगों से जो ऑक्सीजन पहुंचा दी उस रक्त ने, और उसके बाद वापस जो है वो हृदय तक आता है। हृदय उसे पुनः फेफड़ों तक भेजता है पुनः ऑक्सीजनेट होने के लिए। फेफड़े उसे ऑक्सीजनेट करके पुनः हृदय को प्रदान करते हैं और हृदय उसे पुनः पंप करके पूरे शरीर में भेज देता है। 1 मिनट में लगभग 3 बार ये प्रक्रिया होती है कि हृदय से रक्त, पूरा रक्त जो लगभग 4.5 से 5.5 लीटर रक्त है, वो 3 बार 1 मिनट के अंदर पूरे शरीर में घूम जाता है। तो इस तरह से आप समझिए कि फेफड़े और हृदय या हमारा पूरा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो एक दूसरे के साथ जुड़कर कितना कार्य करते हैं, लगातार कार्य करते हैं। हमारे फेफड़े और हमारा हृदय लगातार काम करते हैं। हृदय तो माता के गर्भ में जब शिशु होता है तभी से काम करना शुरू कर देता है, और फेफड़े जो हैं, शिशु का जन्म जब होता है तब तुरंत जो पहली श्वास लेता है बच्चा या शिशु, तो तब से हमारे फेफड़े एक्टिव हो जाते हैं। तो ये लगातार काम करने वाले अंग हैं, जीवन पर्यंत काम करने वाले अंग हैं, और उस प्रकार ये हमारे पूरे शरीर की मेंटेनेंस करते हैं। ऑक्सीजन शरीर के बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को पहले शरीर के अंदर ले जाना और फिर उसको रक्त में जोड़कर पंप करते हुए पूरे शरीर के अंगों तक, अंग प्रत्यंग तक पहुंचाना, ताकि प्रत्येक कोशिका, उन अंगों को निर्माण करने वाली प्रत्येक कोशिका उससे ऊर्जा का निर्माण कर सके। और यहाँ पर
उस ऊर्जा के निर्माण के लिए आवश्यक होता है भोजन भी, कोशिकाओं को भोजन भी चाहिए, जिसको ब्रेक डाउन करके या जिसका हम कहें ग्लूकोज अंश को ब्रेक डाउन करके वो ऊर्जा का निर्माण करते हैं ऑक्सीजन की सहायता से। तो इसको भी सर्कुलेट करने का काम, ग्लूकोज को भी सर्कुलेट करने का काम जो है वो हमारे रक्त का ही है। तो ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी बहुत महत्वपूर्ण है। रक्त इसके अलावा और बहुत सी चीजें सर्कुलेट करता है, सेल्स को पहुंचाने का काम करता है, वेस्ट मैटर को भी वहां से निकाल कर लाने का और निर्धारित अंगों तक जो उसको प्रोसेस कर सकते हैं वेस्ट मैटर को वहां तक पहुंचाने का भी कार्य करता है। ये आगे हम जैसे जैसे देखेंगे तो जानेंगे। तो आपने जाना कि इस प्रकार ये दो सिस्टम कैसे हमारे शरीर को मेंटेन रखते हैं, उसके अलग अलग कार्यों को संपादित करते हुए। अब आइए हमारे एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी में 3 मेंटेनेंस सिस्टम, जैसा मैंने आपको बताया। ये 3 मेंटेनेंस सिस्टम कौन से हैं? पहला मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले थोड़े विस्तार से बताया, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। देखिए, ये जो चेस्ट कैविटी में जो प्रक्रियाएं हो रही हैं वो लगातार हो रही हैं, दिन भर हो रही है, दिन रात हो रही है। हम विश्राम की अवस्था में हैं, हम एक्टिव मोड में हैं, सब समय ये प्रक्रियाएं लगातार हो रही हैं। उसके बाद हम जो पाचन की प्रक्रिया देख रहे हैं, ये हम दिन में लगभग 3 बार तो खाते ही हैं, फिर बीच बीच में कुछ तरल आदि हो जाता है, तो उसको भी बहुत सी चीजें जैसे दूध, छाछ, लस्सी आदि हम अगर ले रहे हैं तरल के रूप में, फ्रूट जूसेस आदि अगर हम ले रहे हैं, उसको भी पाचन की आवश्यकता पड़ती है। तो पाचन तंत्र भी लगभग पूरा समय हमारा काम कर रहा होता है। तो ये भोजन को पचाकर उसको शरीर की कोशिकाओं के लिए उपयोगी बनाकर अपना कार्य करता है। तो इस प्रकार से ये भी हमारे शरीर के वृद्धि, निर्माण, मेंटेनेंस में बहुत आवश्यक है। विभिन्न विटामिन्स, मिनरल्स जो हैं, शरीर के विभिन्न अंग जो हैं, उनकी मेंटेनेंस के काम में आते हैं। वो अपना कार्य ठीक प्रकार से कर सके, इसके लिए उनकी भी आवश्यकता पड़ती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और फैट्स के अलावा। तो ये सारे की प्रोसेसिंग जो है वो हमारा पाचन तंत्र करता है। उसके बाद आता है, जैसा मैंने आपको बताया कि वेस्ट मैटर कुछ शरीर में उत्पन्न होता है, कुछ जो हमने भोजन आदि किया उसको उसका जो अवशेष बच जाता है वो भी भोजन हमारे शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। तो पूरे शरीर में जो वेस्ट उत्पन्न होता है उसको हमारा रक्त जो है वो इकट्ठा करता हुआ, अपने में समेटता हुआ, वो जब प्रवाहित होता है हमारे उत्सर्जन अंगों में से, या हम कह सकते हैं मेनली किडनीज के रूप में, जो हमारे 2 उत्सर्जन अंग प्रकृति ने दिए हैं, उनमें से जब प्रवाहित होता है तो वो किडनी में स्पेशल फिल्टर सेल्स होते हैं जो वेस्ट मैटर को रक्त से अलग करके छान कर, जैसे हम कहते हैं ना छलनी का काम करते हैं, तो उसको छान कर अलग कर देते हैं और फिर वो जो है यूरिन के रूप में हमारे शरीर से निकाल दिया जाता है। तो 2 किडनी है, उससे जुड़े हुआ एक हमारा मूत्राशय या ब्लैडर होता है, फिर ब्लैडर से निष्कासन करने वाली मूत्र नली होती है। तो ये सारा मिलकर जो है वो हमारे एक उत्सर्जन तंत्र भी हमारे शरीर में एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होता है। उसके बाद फिर एक और मेंटेनेंस सिस्टम है जो बहुत आवश्यक है हमारी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए, संतति उत्पत्ति के द्वारा लगातार मनुष्य की प्रजाति को पृथ्वी पर बनाए रखने के लिए। प्रत्येक प्राणी वनस्पति में ये क्षमता होती है कि वो अपनी प्रजाति को बनाए रखे, तो उसके लिए प्रकृति ने हमें प्रजनन तंत्र दिया है, तो ताकि हम मनुष्य प्रजाति को इस धरा पर बनाए रखें अगली पीढ़ी के निर्माण के द्वारा। तो मेल फीमेल यहाँ पर अलग अलग होते हैं तंत्र। एकमात्र ये तंत्र है जो मनुष्य के शरीर में 2 रूपों में
पाया जाता है। अलग अलग दो रूप होते हैं इसके, एक पुरुष तंत्र, एक स्त्री तंत्र। तो ये प्रजनन तंत्र ही एकमात्र तंत्र है ऐसा जो सभी प्राणियों में दो रूपों में होता है, मेल फीमेल, स्त्री और पुरुष के रूप में। तो ये तंत्र, जैसा मैंने आपको बताया, हमारी प्रजाति को इस पृथ्वी पर लगातार बनाए रखने के लिए संतति उत्पत्ति का काम करता है। तो हमारे ही जैसा एक और प्राणी हम उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, तो वो क्षमता इसी प्रजनन तंत्र के द्वारा, वो कार्य जो है वो प्रजनन तंत्र करता है। तो इस प्रकार ये हमारी मेंटेनेंस करता है। तो ये 5 हो गए हमारी बॉडी को मेंटेन करने वाले, या हमारी प्रजाति को भी मेंटेन करने वाला, अगर मैं कहूँ प्रजनन तंत्र है, तो ये सारे हो गए हमारे मेंटेनेंस सिस्टम्स 5। इसके अलावा जो है हम देख रहे हैं कि इन सब सिस्टम्स को कार्य करने के लिए ओवरऑल कंट्रोल की भी आवश्यकता पड़ेगी, ताकि ये अपना अपना कार्य भी करें और एक दूसरे के साथ मिलकर अगर आवश्यकता पड़ती है तो उस कार्य को भी संपादित कर सके। जैसे मैंने आपको, बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे फेफड़े और हमारा हृदय, ये मतलब हमारा श्वसन तंत्र और हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़कर दो सिस्टम्स काम कर रहे हैं। फेफड़े हमारे ऑक्सीजन रक्त में जोड़ रहे हैं और उस रक्त को हमारा हृदय पंप करता हुआ पूरे शरीर में प्रवाहित कर रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि इसी प्रकार हमारे अन्य बॉडी सिस्टम भी आपस में जुड़कर कार्य करते हैं। तो ये अलग अलग तंत्रों को आपस में जोड़ने वाला या एक साथ जोड़कर उन्हें लगातार कार्य में प्रयुक्त रखने वाला कोई कंट्रोलिंग मैकेनिज्म भी होगा, तो वो है हमारा मस्तिष्क। और मस्तिष्क के ही लगभग जो मध्य भाग है उसमें आप कह सकते हैं एक मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो शरीर में कुछ ऐसे केमिकल्स उत्पादित करती है, उनका निर्माण करती है और रक्त में ही छोड़ देती है, और रक्त उसको सभी अंगों तक लेकर जाता है। जिन अंगों में जिस केमिकल के रिसेप्टर होते हैं वो उसको ग्रहण कर लेता है और उसके द्वारा वो उसके अंदर जाकर जब डिकोड होते हैं, खुलते हैं, तो उसके द्वारा उस अंग को अपने अपने केमिकल्स बनाने का निर्देश मिलता है या अपने अपने कार्य करने का निर्देश मिलता है, स्टिम्युलेशन मिलता है। तो ये जो है या प्रेरित करते हैं, ये केमिकल्स उसको अपना अपना कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं, आप ये कह सकते हैं। तो ये जो है हमारे, हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण रूप में तो एक कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है हमारा ब्रेन या मस्तिष्क, मगर अगर हम उसको और इजीली समझने का प्रयत्न करें तो हम इसे दो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म के रूप में समझ सकते हैं। पहला हमारा मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क के विभिन्न सेंटर्स जो हैं पूरे शरीर में होने वाली क्रियाओं को, जो कार्य हैं, जो मूवमेंट्स हैं, गतियां हैं, उन सबको नियंत्रित करते हैं। और जो रासायनिक प्रेरक होते हैं या स्टिम्युलेटर्स होते हैं, वो हमारे हार्मोन्स होते हैं या ये जो केमिकल्स जो हमारी पीयूष ग्रंथि के द्वारा निकलते हैं। और शरीर में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विभिन्न ग्रंथियां और भी होती हैं, जैसे गले में थायराइड, पैराथायराइड है, फिर हमारा चेस्ट में थाइमस है, फिर हमारी किडनी के ऊपर दो छोटी टोपीनुमा संरचनाएं होती हैं एड्रीनल ग्लैंड्स के रूप में। तो ये सारी जो होती हैं आप कह सकते हैं ये अलग अलग ग्रंथियां हैं। फिर हमारे जो जननांग हैं, जो प्रजनन तंत्र है, वो पूरा ही केमिकल्स के द्वारा, ब्रेन से आते हुए केमिकल्स और स्वयं अपने आप निर्माण किए हुए केमिकल्स, इनके द्वारा ही रेगुलेट होता है, पूरा कंट्रोल होता है। तो ये पूरा जो हमारा
ये जो मैकेनिज्म है इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन सिस्टम जो है हम कहते हैं। तो ये दो आप कह सकते हैं, समझने के लिए अगर हम चाहें तो हम इसको दो कंट्रोलिंग सिस्टम्स में विभाजित कर सकते हैं। वैसे तो पूरा शरीर देखिए हमारा एक इकाई के रूप में कार्य करता है, हमें पता भी नहीं लगता है क्या क्या कार्य इसके भीतर हो रहे हैं, मगर सभी अंग प्रत्यंग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सभी बॉडी सिस्टम्स अपना अपना कार्य कर रहे हैं, तभी ये चल पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई सिस्टम काम ना करे, बिल्कुल काम अपना बंद कर दे तो बाकी के सिस्टम्स काम कर पाएंगे, नहीं, वो नहीं हो पाएगा। तो सबकी अपनी अपनी भूमिका है, सब उसका निर्वहन करते हैं, तभी ये शरीर चल पाता है। अगर मान एक जो हमारा किडनीज हैं वो भी अगर अपना फिल्ट्रेशन प्रोसेस बंद कर दें तो भी ये शरीर कुछ ही समय बाद बाकी के सिस्टम भी इसके फेल हो जाएंगे और ये एक एक अंग करके उसके बाकी के भी सिस्टम फेलियर के बाद ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, मतलब ये शरीर काम नहीं कर पाएगा। तो प्रत्येक अंग का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है और उसको कंट्रोल करना भी, सही तरह से वो कार्य कर पाए, एक दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रूप में भी काम कर पाए, उसके लिए एक ओवरऑल कंट्रोलिंग बॉडी का होना बहुत आवश्यक है। तो वो कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो हमारा मस्तिष्क है और मस्तिष्क के लगभग निचले मध्य भाग में जो है वो हमारा ये जो पीयूष ग्रंथि होती है, उस स्थान को हाइपोथैलेमस कहते हैं। वहां पर सभी अंगों से जुड़ी हुई जो हमारी नर्व्स होती हैं वो वहां से गुजरती हैं और पूरे शरीर की इंफॉर्मेशन पल पल लगातार जो है वहां पहुंचती रहती है। उसके अनुरूप ये केमिकल्स बनते हैं जो पूरे शरीर के अंगों को रेगुलेट करते हैं। तो ये कंट्रोलिंग मैकेनिज्म, हम इसको दो भागों में पढ़ेंगे। पहला हमारा मस्तिष्क, मस्तिष्क से जुड़े हुए विभिन्न तंत्रिकाएं पूरे शरीर में जो फैली हुई हैं सभी अंगों तक जाती हैं, सभी अंगों की इंफॉर्मेशन मस्तिष्क तक पहुंचाती है और मस्तिष्क के से दिए हुए निर्देश उन अंगों तक पहुंचाने का काम करती हैं। और इसके अलावा जो मस्तिष्क के निचले मध्य भाग में उपस्थित हमारी पीयूष ग्रंथि जो इन निर्देशों को केमिकल रूप में, विभिन्न केमिकल्स के रूप में हमारे रक्त में भेजती रहती है, जिससे वो निर्धारित अंगों तक जाकर अलग अलग ग्रंथियों को भी सक्रिय करते हैं, अलग अलग अंगों को भी प्रेरित करते हैं अपना अपने कार्य को करने के लिए। तो इस प्रकार ये रेगुलेटरी बॉडीज या कंट्रोलिंग बॉडीज हम कह सकते हैं, बॉडी सिस्टम्स हम कह सकते हैं, ये होते हैं हमारे शरीर में। तो एक हो गया हमारा सभी ग्रंथियों को और सभी अंगों को निर्देश देने वाला रासायनिक रूप में वो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम या हार्मोन सिस्टम। तो दो हम इस रूप में पढ़ेंगे, दो सिस्टम्स हो गए, नर्वस सिस्टम जो ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, तंत्रिकाएं जो हैं उनका समूह का नाम है, और एंडोक्राइन सिस्टम जो अलग अलग ग्रंथियां जो प्रेरित होती हैं हमारी पीयूष ग्रंथि के द्वारा, उनके समूह का नाम है। तो ये दो हो गए हमारे कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। अब इसके बाद एक और आप देखते हैं, शरीर का जो निर्माण हुआ है, शरीर का जो ढांचा बना है, वो है हमारा हड्डियों और मांसपेशियों से बना हुआ सिस्टम। तो कंबाइंड रूप में हम इसको देख सकते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के रूप में, जिसे हम सपोर्ट सिस्टम ऑफ द बॉडी कह सकते हैं। शरीर का आधारभूत सिस्टम, शरीर का आधार हम इसको कह सकते हैं। तो जैसे शरीर के भीतर आप देखेंगे कि एक शरीर को जो हमारी हाइट है या विड्थ है या विभिन्न जो शरीर की हमारे विभिन्न अंग प्रत्यंग की आकृति है, पूरे शरीर की आकृति है, जो मानव की आकृति है, उसको कौन बनाता है? उसको बनाता है हमारा स्केलेटल सिस्टम, अस्थि पंजर, जो हमारा
हड्डियों का ढांचा है वो हमारे शरीर को एक निर्धारित आकार देता है। सभी मनुष्य आपको दिखेंगे, एक सिर एक है, उसके नीचे धड़ है, फिर दो ऊपर प्रशाखाओं के रूप में हाथ हैं जो विभिन्न कार्यों को करते हैं, फिर नीचे दो प्रशाखाओं के रूप में हमारे पैर हैं जो इस शरीर का भार वहन करते हैं और इसे विभिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार लेकर जाते हैं। तो ये पूरा जो शरीर का आकार आप एक देखते हैं, विशिष्ट मानव की आकृति जो आप देखते हैं, इसको बनाने के पीछे जो बेसिक स्ट्रक्चर देने के पीछे जो तंत्र है उसे हम कहते हैं स्केलेटल सिस्टम, अस्थि पंजर। और इसको मूवमेंट देने के लिए, लोकोमोशन प्रदान करने के लिए जो इससे मांसपेशियां जुड़ती हैं उसे हम कहते हैं मस्कुलर सिस्टम या पेशी तंत्र। तो ये दोनों सिस्टम मिलकर ही जो है, एक तो शरीर को निश्चित आकार देना, एक उसको सौंदर्य, सुंदर सुडौलता देना, तो मांसपेशियां प्रदान करती हैं। हड्डियां एक बेसिक ढांचा तैयार करती हैं, बेसिक आकार देती हैं और उसको सुंदरता देती हैं, उसको सुंदर आकार देती हैं, सुडौलता देती हैं हमारी मांसपेशियां। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको पहले बताया, लोकोमोशन, पूरी जो मूवमेंट है वो प्रदान करती हैं। अब इन हड्डियों के बीच में जो हमारी शरीर की हड्डियां हैं, अगर आप कहेंगे बेसिक ढांचा, तो आप वो पूरी आपस में जुड़ी हुई तो है, मगर उसके बीच में संधियां हैं, जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, जो मांसपेशियों के द्वारा मैनिपुलेट होते हैं, हिलते डुलते हैं, उसके द्वारा ही फिर लोकोमोशन या मूवमेंट, कंप्लीट मूवमेंट है। विभिन्न योगासन पॉस्चर्स हैं, बैठना उठना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, इन सब में जो क्रियाएं होती हैं उन सबको संपादित करते हैं ये मिलकर। तो हमारी हड्डियों के बीच में जो संधियां, जोड़ होते हैं और जो मसल्स होते हैं उनके द्वारा ये शरीर को मूवमेंट या लोकोमोशन प्रदान किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम या आधार तंत्र, हम इसको कह सकते हैं। इसी के आधार पर हमारा शरीर जो है वो जैसा दिखाई देता है और जिस प्रकार वो कार्य करता है वो सब इस पर आधारित है। इसके बगैर, हमारी हड्डियों के ढांचे और मसल्स के बगैर हम इस रूप में हो ही नहीं सकते। चाहे हमारे शरीर के भीतर के सभी सिस्टम्स अपना अपना कार्य बहुत अच्छी तरह करें, मगर हम मनुष्य के रूप में अगर हैं, एक होमो इरेक्टस जिसे कहा जाता है, दो पैरों पर खड़ा हुआ, चलता हुआ, दौड़ता हुआ जो मनुष्य है, वो इसी तंत्र, ये जो हमारा स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम है, इनका संयोजित रूप में कार्य करने के कारण ही हम मनुष्य के रूप में हैं। तो ये जो तंत्र है इसे हम सपोर्ट सिस्टम या आधार तंत्र हम शरीर का कहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण है इसके बारे में जानना। और योगासन जब हम करते हैं, योग के विभिन्न कार्य करते हैं, तो वहां भी ये जो हमारे मसल्स हैं बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो शरीर का बेसिक आकृति बहुत महत्वपूर्ण है और उसके अलावा ये जो उसको विभिन्न रूपों में ढालना, योगासन के विभिन्न पोस्चर्स को एक्वायर करना, उसमें भी ये मसल्स जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और एक और रूप में, क्योंकि ज्यादातर जो हमारे दर्द हम कहेंगे या डिफॉर्मिटीज हम कहेंगे, वो इसी तंत्र में आती हैं। तो उसको करेक्ट करने के लिए हम, जैसे हमारी मान लीजिए मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी है, उसमें हमें तकलीफ है, तो हमारा पूरा शरीर जो है, क्योंकि वो एक्सेस है हमारी बॉडी की, सेंट्रल एक्सेस है हमारा मेरुदंड, तो अगर उसमें तकलीफ आ जाती है तो हमारा शरीर ठीक से कार्य ही नहीं कर पाता। उठना, बैठना, चलना सब हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। करवट लेना, लेटना, उसमें भी हमें तकलीफ होती है। रेस्ट भी हम मतलब विश्राम भी हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो
उस दृष्टि से भी जो है बोन्स एंड मसल्स को जानना, इन दोनों स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम को ठीक प्रकार से समझना जानना बहुत आवश्यक है हमारे लिए। तो आइए अब थोड़ा विस्तार से हम शुरुआत करते हैं इसी सिस्टम के साथ। जो पहला डायग्राम है हमारे स्केलेटल सिस्टम का, उसको स्क्रीन पर ले आए नेहा बहन। जी दीदी। डायग्राम के साथ, पिक्चर्स के साथ जब हम पढ़ेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा हमें समझना और जानना अपने शरीर को। तो आइए, जब तक स्क्रीन पर आता है तब तक मैं आपको कुछ इसके बारे में, कुछ इसके कार्यों के बारे में बता देती हूँ। तो पहला तो मैंने आपको बताया, शरीर को आकार प्रदान करना। स्केलेटल सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को एक आकृति या आकार प्रदान करना। दूसरा है हमारे शरीर को स्ट्रेंथ देना, इस आकार को मेंटेन करना और इसको ताकत देना, विभिन्न कार्यों को करने के लिए जो है सुदृढ़ बनाना, स्ट्रेंथ देना, तो दृढ़ता प्रदान करना कि आकार बना रहे, इसी तरह से ये बना रहे और अपने विभिन्न कार्यों को सक्षमता से पूर्ण करता रहे। तो ये हो गया हमारा दूसरा स्ट्रेंथ। बॉडी को जो दृढ़ता मिलती है, जो स्ट्रेंथ मिलती है, वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के द्वारा ही मिलती है। हड्डियों की जो स्ट्रेंथ होती है, जो हमारी हड्डियां होती हैं, अगर दीदी जी स्क्रीन, हाँ जी ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो ये जो स्केलेटल सिस्टम आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो आप विभिन्न, एक मानव की आकृति आपको दिखाई दे रही है और उसके अंदर आपको ये पूरा हमारा अस्थि तंत्र या स्केलेटल सिस्टम, विभिन्न हड्डियों का जो कहाँ कहाँ पे है वो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, आज का विषय जो है वो है हमारा ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी हम कह सकते हैं मानव शरीर संरचना कैसे बना है, और फिर दूसरा आता है फिजियोलॉजी, माने इसकी कार्य, विभिन्न कार्यों को ये कैसे करता है। तो मानव शरीर संरचना और क्रिया प्रणाली हम इसको कह सकते हैं, कार्य प्रणाली या क्रिया प्रणाली, इन अंगों के विभिन्न कार्य। तो हम दोनों समझेंगे। पहले हम इसकी लोकेशन, इसकी कैसे बना है, इसकी संरचना, वो सब जानेंगे, और उसके बाद जो है इनके कार्यों के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताई थी स्केलेटल सिस्टम, हड्डियों का ढांचा क्या क्या कार्य करता है। तीसरा जो है, दो मैंने आपको बताए, एक निश्चित आकार प्रदान करना, फिर इस आकार को दृढ़ता, स्ट्रेंथ भी देना, और उसके बाद जो है कुछ हमारे शरीर के जो भीतरी अंग हैं वो बहुत कोमल होते हैं, जो जैसे हम कहें फेफड़े के टिश्यू हो गए, हमारे ब्रेन, मस्तिष्क के जो सेल्स हैं या टिश्यूज हैं, आघात को, ज्यादा आघात अगर लगे, इनमें तीव्र आघात लगे या इंजुरीज हो जाती हैं, तो उससे लाइफ लॉन्ग एबनॉर्मेलिटी, या हम कहें कि जीवन पर, हमारे आगे के पूरे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। तो इन कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी हमारे इस स्केलेटल सिस्टम के द्वारा होता है। तो निश्चित आकार देता है, दृढ़ता देता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारी बॉडी को, उसके अलावा कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो आप छाती के स्थान पर जो एक पिंजरानुमा रिब केज देख रहे हैं, ये, इसके भीतर हमारे फेफड़े और हृदय सुरक्षित रहते हैं। सामान्य रूप से जो आघात लगे, हमें एक्सीडेंटल इंजुरीज हो, तो ये जो हमारे बोन्स हैं वो उनको वहन कर लेती हैं उस
इम्पैक्ट को और हमारे कोमल अंगों तक उस इम्पैक्ट को ज्यादा मात्रा में पहुंचने नहीं देती, जिससे कि वो सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार जो आप अपनी खोपड़ी देख रहे हैं, ये जो स्कल जिसको हम कहते हैं, ग्रीक लैटिन इसमें अगर टर्मिनोलॉजी में कहें तो क्रेनियम, खोपड़ी जो है हमारी, तो ये जो खोपड़ी है हमारी स्कल, ये हमारे ब्रेन जो बहुत कोमल अंग होते हुए भी हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। अगर इसमें किसी भी स्थान पर आघात लगे, इंजुरी हो जाए, तो वहां पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है और कुछ अंग हमारे जीवन भर के लिए काम करना बंद कर सकते हैं। तो इसको भी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो हमारी जो स्कल है या क्रेनियम है, वो हड्डियां जो हैं वो इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। उसके अलावा हर ऑर्गन की कवरिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, उसके बीच में कुछ फ्लूइड होता है, कुछ स्पॉन्जी टिश्यू होता है, तो इस तरह से वो भी सुरक्षा प्रदान करते हैं। मगर मेन जो है वो ये आउटर बॉक्स एक जो बना देते हैं, एक कवरिंग बना देते हैं, ये सबसे ज्यादा जो है उसे सुरक्षित रखने का काम करती है। तो ये हमारी विभिन्न हड्डियां जो हैं, हड्डियां मिलकर जो है हमारे कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। उसके अलावा जो है जैसा मैंने आपको बताया, मांसपेशियां, मसल्स जो हैं, उनको जुड़ने का स्थान, क्योंकि वो हड्डियों से जुड़कर ही काम करती हैं पेशियां। पेशियों में अपना एक विशेष गुण होता है मसल्स में, कॉन्ट्रैक्शन का। कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा, क्योंकि हड्डियों से जुड़ी हुई हैं, तो वो अपने आकार से बड़ी तो नहीं हो सकती, हालांकि उनमें इलास्टिसिटी है, मगर वो अपने आकार से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि वो सीमित हो जाती हैं हड्डियों के सिरों से जुड़े होने के कारण। तो वो कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो है हमारी पेशियां शरीर को गति प्रदान करती हैं। तो पेशियों को जुड़ने का स्थान प्रदान करने का काम भी हमारी हड्डियों का ही है। हड्डियां हमारी पेशियां हमारी हड्डियों के साथ ही जुड़ी होती हैं, जिसके द्वारा पूरे शरीर की मूवमेंट या लोकोमोशन हो सकता है। इसके अलावा जो है हड्डियों में फिजियोलॉजिकल अगर हम देखें कि उनके भीतर की जो संरचना है, जो हम कह सकते हैं रासायनिक संरचना जो है, उसके द्वारा जो हड्डियों के भीतर जो बोन मैरो होता है, मज्जा होता है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। वो हमारे रक्त में 3 तरह की कणिकाएं, आप सबने सुना होगा, प्लेटलेट्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, सबके अपने अलग अलग कार्य हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करते हैं, हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो शरीर में आ जाते हैं, उनसे रक्षा का कार्य करते हैं। डायग्राम को भी स्क्रीन पर ही रखेंगे बहन। जी दीदी। हाँ, तो ये जो हमारे 3 तरह की कणिकाएं होती हैं, इनका निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कणिकाएं जो है, उनमें हीमोग्लोबिन तत्व होता है, जो ऑक्सीजन को रक्त में जोड़ने का काम करता है, एब्जॉर्ब करने का काम करता है और पूरे शरीर तक ले जाने का काम करता है इस ऑक्सीजन को। और प्लेटलेट, शरीर में कहीं भी टूट फूट हो तो उसको रिपेयर करना, एक्चुअली ब्लड को क्लॉट करके जो है ब्लड के फ्लो को रोकना, और टूट फूट को, वाहिनियों में टूट फूट हो जाए, इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, उसको रिपेयर करने का काम करती हैं हमारी प्लेटलेट्स। ये सब बनती हैं हमारे बोन्स के अंदर, बोन मैरो में। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है हमारी हड्डियों का, अस्थियों का। तो ये फिजियोलॉजिकल वर्क में आएगा, जब आप रक्त के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम और विस्तार से इसको जानेंगे। तो ये विभिन्न कार्य हो गए हमारे। और हड्डियां, हाँ,
हड्डियों का जो मैंने कहा था, जो इनका रासायनिक जो बनावट है इनकी, उसमें कैल्शियम, फास्फोरस आदि प्रचुर मात्रा में, जो बेसिक तो इसमें एक ऑर्गेनिक मैटर होता है, प्रोटीन और मिनरल्स के कॉम्बिनेशन से हमारे बोन्स बनते हैं। तो एक पोरस प्रोटीन का जो है बेसिक ढांचा होता है हमारी सभी हड्डियों का, और जो उसमें छिद्र होते हैं, पोरस माने छिद्रनुमा, तो उसमें जो छिद्र होते हैं, बहुत सारे छिद्र होते हैं, उन सबको फिल करने का, उनको भरने का काम करते हैं कैल्शियम, फास्फोरस और थोड़ी मात्रा में अन्य मिनरल्स भी उसमें होते हैं। और ये सभी लगातार रक्त के साथ आदान प्रदान होता रहता है। जब हमारे आहार से ये सब लिए जाते हैं मिनरल्स, बोन्स में स्टोर किए जाते हैं, और बोन्स से ही निकालकर फिर विभिन्न क्रियाओं के लिए रक्त में ये आ जाते हैं। तो आप देखेंगे, आपने सुना होगा सीरम कैल्शियम, सीरम फास्फोरस, तो ये सब हड्डियों और रक्त के बीच लगातार आदान प्रदान होता रहता है इन मिनरल्स का। और ये मिनरल्स शरीर की प्रत्येक मेटाबॉलिक क्रिया में इस्तेमाल होते हैं, विशेषकर कैल्शियम। इसकी उपस्थिति लगभग 850 से 900 ग्राम कैल्शियम एक एडल्ट बॉडी के अंदर होता है, और 1 किलो से थोड़ा ही कम हम कह सकते हैं। और ये कैल्शियम जो है मुख्यतया हमारी हड्डियों में सुरक्षित रहता है, डिपॉजिटेड रहता है, और आदान प्रदान इसका लगातार रक्त और अस्थियों के बीच में होता रहता है, ताकि शरीर की सभी मेटाबॉलिक क्रियाएं ठीक प्रकार से होती रहें। तो विभिन्न स्थानों में पहुंचाने का कार्य कैल्शियम को रक्त करता है, और उसको स्टोर करने का काम हमारी हड्डियां करती हैं। आवश्यकता अनुसार ये रक्त पूरे शरीर में घूमता रहता है, और आवश्यकता अनुसार इन हड्डियों से उसको प्राप्त करता रहता है, लेता रहता है लगातार। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारा 10% बोन मास जो होता है, हड्डियों का जो भार होता है, 10% प्रतिदिन डिसॉल्व होता है और नया बनता है। तो सबसे ज्यादा जो आप कहेंगे कि ये आदान प्रदान हमारे शरीर में हड्डियों और रक्त के बीच में ही होता है, क्योंकि रक्त ही हड्डियों तक डिपोजिशन का काम करता है, इन मिनरल्स को लेकर जाने का और उसमें स्थापित करने का काम करता है, और आवश्यकता अनुसार उसमें से ग्रहण करने का काम भी करता है। तो प्रतिदिन 10% बोन मास हमारा डिसॉल्व होता है, और इसको रिप्लेस भी किया जाता है। उन्हीं 24 घंटों में ये नया भी बन जाता है। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानना आवश्यक है। तो आइए अब हम स्केलेटल सिस्टम की जो विभिन्न बोन्स है उनको भी जान लेते हैं। जो एडल्ट बॉडी होती है उसमें हड्डियों की, जैसे आप देख रहे हैं, तो ये संख्या भी निर्धारित है। जो आप हड्डियों का ढांचा देख रहे हैं, इसका जैसे आकार निर्धारित है, ऐसे ही इनकी संख्या भी लगभग एक ही होती है। बहुत कम एक्सेप्शंस होते हैं, पर ज्यादातर एडल्ट ह्यूमन बॉडी में हड्डियों की संख्या 206 होती है। इसमें से अगर हम समझने के लिए हम इसे अलग अलग सेक्शंस में विभाजित करेंगे, तो सेंट्रल जो रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए जो आप देखेंगे, या बिल्कुल इसके साथ जो हड्डियां हैं पूरी तरह से जुड़ी हुई, तो उनको अगर हम देखें तो उसको हम सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम कह सकते हैं। और जो हमारी प्रशाखाएं हैं हाथ पैरों के रूप में, इनको इससे जोड़ने वाली हड्डियां और प्रशाखाओं की हड्डियां, उनको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कह सकते हैं। पेरिफेरल स्केलेटन या अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर माने प्रशाखाएं, तो हाथ पैरों की जो प्रशाखाओं के रूप में है इस शरीर में, आप देख रहे हैं कि एक सेंट्रल हमारा धड़ है, उससे
प्रशाखाओं के रूप में ये निकले हुए हैं, दोनों हाथ और दोनों पैर। तो ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हम इसको कह सकते हैं। अब ये अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम जो हमारा है, इसमें आती हैं 126 हड्डियां, और हमारा जो सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम है इसमें आती हैं 80 हड्डियां। 80 प्लस 126 हो जाता है 206। तो आइए अब इसको हम पहले सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम को समझ लेते हैं। इसकी हड्डियों को आप काउंट भी करते जाइएगा, इनके नाम लिखते जाइएगा, और साथ में किस अंग में, किस हड्डी में कितनी और काउंट है, उसमें कितनी हड्डियां हैं, मतलब किस समूह में कितनी हड्डियां हैं वो भी लिखते जाइएगा। अंत में आप टैली कर लेंगे तो आपको पूरा काउंट मिल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी साथ साथ, जब शिशु जन्म लेता है, मानव शिशु जब जन्म लेता है, तो हड्डियों की संख्या कहीं ज्यादा होती है एडल्ट बॉडी की अपेक्षा। 300 से भी ज्यादा हड्डियां और सॉफ्ट बोन, कार्टिलेज उसके शरीर में उपस्थित होता है। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ये संख्या घट जाती है। हड्डियों की संख्या 300 से अधिक से कम होते होते 200 से कुछ अधिक 206 पर सिमट जाती है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? ज्यादा होना चाहिए, जैसे हम बड़े होते हैं तो हड्डियां भी बड़ी, मतलब संख्या बढ़नी चाहिए। ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, शिशु के शरीर में उपस्थित हड्डियां छोटी छोटी होती हैं और सॉफ्ट हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे हमारा शरीर वृद्धि को प्राप्त करता है, वैसे वैसे ये हड्डियां भी बड़ी होती हैं और आपस में जुड़कर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स भी बना लेती हैं। तो इस कारण से जो हमारी हड्डियों की संख्या है वो शिशु में ज्यादा होती है और एडल्ट्स में, वयस्क व्यक्ति में कम हो जाती है। हालांकि हड्डियां बड़ी होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं, बिगर होती हैं, बिगर एंड स्ट्रॉन्गर हड्डियां होने के बावजूद संख्या में कम हो जाती हैं, क्योंकि आपस में जुड़कर कुछ हड्डियां बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स बनाने का काम करती हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि संख्या घटती जाती है। जैसे जैसे शरीर का विकास होता है, हड्डियां बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बनने के लिए आपस में जुड़ती हैं तो संख्या में कम हो जाती है। तो आइए अब हम देखते हैं, हमारी खोपड़ी से शुरू करेंगे, टॉप से शुरू करेंगे। खोपड़ी जो है, आप देख रहे हैं रीढ़ की हड्डी मेरुदंड उसके ऊपर टिकी हुई है, उससे जुड़ी हुई है। तो ये जो है जोड़ने के लिए बीच में गर्दन का हिस्सा है और फिर पूरा हमारे धड़ में ये मेरुदंड के रूप में उपस्थित है। तो इससे जुड़ी हुई आप देख रहे हैं, रिब केज भी देख रहे हैं। तो ये पूरा जो है ये 80 हड्डियों से बना हुआ है सेंट्रल स्केलेटल सिस्टम। ऊपर जो खोपड़ी है आप देखेंगे माथे से लेकर पीछे पूरे, जो इसको स्कल कहते हैं, ये 8 चपटी हड्डियों से बना होता है। चपटी हम कहते हैं इसको प्लेट नुमा, प्लेट लाइक बोन्स होती हैं, ये विभिन्न आकृतियों में मुड़ी हुई प्लेट्स होती हैं। फ्लैट हड्डियों को प्लेट्स कहते हैं। तो ये प्लेट नुमा जो बोन्स होती हैं ये संख्या में होती हैं 8। तो इन 8 हड्डियों से लगभग सिमेट्रिकल होती हैं, तो 4 इस तरफ 4 इस तरफ मिलकर हमारी जो है पूरी स्कल को फॉर्म करती हैं। तो ये 8 हड्डियां हो गई हमारे क्रेनियम में, हमारी स्कल में। उसके बाद आता है हमारा चेहरा। चेहरा जो है फेस, इसमें आप देख रहे हैं आईज के लिए कुछ गड्ढे हैं, नासिका का एक आप गड्ढा ऊपर बोन देख रहे हैं। आप नाक को हिलाकर देखिए, छूकर देखिए, आगे जो है आपको सॉफ्ट बोन दिखाई देगी, ये कार्टिलेज है। और जो ऊपर आप देखेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको एक हार्ड बोन आपको नाक के अंदर आपको मिलेगी, दिखाई, अनुभव होगी, यू कैन फील इट। तो
ये जो है नाक की हड्डी है। फिर आप देख रहे हैं हमारे गालों को चीक बोन्स होते हैं, फिर जबड़े ऊपर नीचे के वो जहाँ दांत जुड़े होते हैं, तो हमारे ये हड्डियां होती हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो है आई सॉकेट, जिसको ऑर्बिट कहते हैं, तो ये सब मिलकर जो है हमारे पूरा चेहरा बनाने वाली हड्डियों की संख्या आप अगर गिनेंगे तो ये है 14। तो 8 इन द स्कल या क्रेनियम, 14 इन द फेस। फिर हमारे जो 2 कान हैं चेहरे से जुड़े हुए, इसके भीतर जो मिडिल सेक्शन होता है कान का, मिडिल ईयर जो होता है, वहां पर साउंड को एम्पलीफाई करने के लिए 3 छोटी छोटी हड्डियां, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां आप कह सकते हैं, ये तीनों होती हैं। और इनमें से ही एक हड्डी सबसे छोटी होती है। तीनों के आकार अलग अलग होते हैं, मगर ये तीनों ही मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। और इसमें सबसे छोटी हड्डी जो है मानव शरीर की, वो भी हमारे कान में ही होती है। इन तीनों में से ही एक जो सबसे छोटी है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसे स्टेपीज कहते हैं, STAPES। और ये दोनों कानों में मैंने आपको बताया 3 और 3 6 हो गई। तो ये टोटल इनकी संख्या अब 6 और जोड़ लीजिए। बोन्स इनसाइड द ईयर, ये छोटे छोटे मसल्स की सहायता से मिडिल ईयर में होती हैं। और जो साउंड हम सुनते हैं उसको, वो हमारे जो ईयर ड्रम जिसको हम कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, उसके बाद उससे जुड़ी हुई ये 3 हड्डियां होती हैं। और जो भी साउंड हमारे ईयर ड्रम पे पड़ता है उसको एम्पलीफाई करने का, उसको आगे ले जाकर हमारे नर्व्स तक पहुंचाने का, ऑडिटरी नर्व जो ब्रेन तक, हमारे मस्तिष्क तक इस साउंड को पहुंचाती है, उसको एम्पलीफाई करने का काम ये 3 हड्डियां करती है। ये वाइब्रेट कर सकती है, ये सस्पेंडेड होती हैं मसल्स के द्वारा हमारे मिडिल ईयर में, और ये उन वाइब्रेशंस को एम्पलीफायर का मतलब एम्पलीफाई करने का काम करती हैं। तो ये साउंड एम्पलीफायर्स हैं ये तीनों हड्डियां। तो सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में होती है, जिसे स्टेपीज कहते हैं। अब आइए मेरुदंड पर। उसकी सहायता से हमारा स्कल जो है मेन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जो मेरुदंड है, वैसे तो एक शिशु में अगर हम गिनेंगे ये हड्डियां तो 33 होती हैं, पर जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बोन्स बना देती हैं। तो हमारे मेरुदंड में भी निचले हिस्से में जहां हिप बोन्स जुड़ती हैं हमारी, वहां पर क्योंकि पूरे शरीर का भार भी वहन करना होता है, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, सारी प्रक्रियाओं में ये हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। लोअर स्पाइन का हिस्सा हम कह सकते हैं, निचला मेरुदंड का हिस्सा। तो यहाँ पर हमारी हड्डियां फ्यूज होकर बिगर एंड स्ट्रॉन्गर बोन बना लेती हैं। तो हड्डियों की संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो बच्चे के शरीर में अगर हम देखेंगे तो 33 मनके, ओरिजिनल 33 वर्टिब्रा होते हैं, 33 मनके होते हैं मेरुदंड में, मगर एडल्ट बॉडी में इनकी संख्या कम हो जाती है। आगे हम मेरुदंड को जब थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे तो हम इसमें जानेंगे कि कौन सी हड्डियां हैं वो। अभी आप काउंट कर रहे हैं तो आप 33 की बजाय यहाँ पर 26 बोन्स लिखेंगे, ठीक है। तो 26 मनके मेरुदंड की वर्टिब्रा, स्पाइनल वर्टिब्रा या जो आपके वर्टिब्रल कॉलम में जो मनके हैं उन्हें वर्टिब्रा कहते हैं। तो ये हो गए, इनकी संख्या एडल्ट बॉडी में हो गई 26, ठीक है। 33 होती है बच्चों के शरीर में, शिशुओं के शरीर में, और एडल्ट बॉडी में ये हो जाती है 26। उसके बाद हम आते हैं हमारी जो चेस्ट बोन्स हैं, या हम कहेंगे रिब केज है। तो उसमें आप देखेंगे दोनों तरफ जो है वो हमारी 12 रिब्स होती हैं। नीचे के कुछ रिब्स जो हैं वो खुले होते हैं,
और पीछे की तरफ ही होते हैं, और ये हमारी चेस्ट कैविटी को श्वसन के समय एक्सपैंड होने के स्थान देते हैं। इन्हें फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। और जो हमारे बाकी हड्डियां आप देखेंगे आगे आकर जुड़ी हुई हैं, वो है हमारी चेस्ट बोन। चेस्ट बोन या स्टर्नम उससे जुड़ी हुई हैं। तो 12, 12, 24 ये हड्डियां हमारी रिब केज को बनाती हैं विद द हेल्प ऑफ चेस्ट बोन, जिसे स्टर्नम कहते हैं। तो ये सामने की ओर जो आप देखेंगे, आप छूकर देखिए अपनी छाती को, तो एक हड्डी है और पीछे मेरुदंड है, बीच में स्थान है जहां हमारे फेफड़े, हृदय आदि सुरक्षित रहते हैं। तो ये रिब केज बनाने वाली 24 हड्डियां, और आगे जहां ये रिब केज जुड़ा होता है, पीछे तो मेरुदंड से निकला होता है। मेरुदंड में ऊपर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, जो गर्दन की हड्डियां जिसको हम कह सकते हैं। उसके बाद 12 डॉर्सल या चेस्ट की हड्डियां जिसको हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं। पीछे की ओर 12 ये हड्डियां जो होती हैं डॉर्सल वर्टिब्रा, इससे 12 रिब्स निकलते हैं। पसली की हड्डियां जिनको हम कहते हैं, ये निकलकर घूमकर आगे की ओर आते हैं, पिंजरा बनाते हैं, पिंजरा नुमा स्ट्रक्चर रिब केज बनाते हैं, और आगे जुड़ने का स्थान इनको मिलता है स्टर्नम में, चेस्ट बोन में। तो आप देखेंगे लगभग जो ऊपर के जो 7 हैं वो तो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, आगे के जो 3 हैं वो इससे, इन नीचे की हड्डियों से जुड़े हुए, 7वीं हड्डी से जुड़े हुए हैं, और उससे नीचे की जो हड्डियां होती हैं 2 पैर, वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं। वो पीछे की सिर्फ डॉर्सल वर्टिब्रा से जुड़ी होती हैं, और आगे की ओर आते हुए वो पूरी नहीं होती हैं, वो आगे पूरी आकर नहीं जुड़ती हैं, वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं जो चेस्ट के एक्सपेंशन के लिए स्थान देती हैं। तो इस तरह से ये हो गई हमारी 24 वर्टिब्रा प्लस 1 स्टर्नम, चेस्ट बोन। और एक और हड्डी हमारे गले में होती है, जिससे हमारी जीभ जुड़ी होती है ऊपर की ओर, और टंग के मसल्स जुड़े होते हैं, तंतु जुड़े होते हैं। टंग इटसेल्फ इज अ बिग मसल, तो उसके पूरे जो हैं तंतु जो हैं मस्कुलर फाइबर्स, वो इस हड्डी पे जुड़े होते हैं गले के अंदर। और नीचे की ओर हमारा जो स्वर यंत्र होता है, वॉइस बॉक्स होता है, लैरिंक्स और थायराइड ग्रंथि के तंतु इससे जुड़े होते हैं। तो ये सस्पेंडेड एक बोन होती है हमारी, जिसमें ऊपर से जिह्वा, टंग, और नीचे हमारा लैरिंक्स एंड थायराइड ग्रंथि वो जुड़े होते हैं। तो ये ह्योइड बोन होती है, HYOID, ह्योइड बोन जो होती है, ये एक और बोन है। तो टोटल ये संख्या अगर आप गिनेंगे, अब टोटल करेंगे, तो ये हो गई हमारी 80 बोन्स। सेंट्रल स्केलेटन में ये 80 बोन्स होती हैं। अब इसके बाद जो है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, जो कि हमारे हाथ पैर हम कह सकते हैं, उनकी संख्या आइए अब वो भी हम देख लेते हैं। अब हाथ आप देख रहे हैं और पैर आप देख रहे हैं, तो लगभग एक जैसी संरचना आपको दिखाई देगी। तो इनमें हड्डियों की संख्या भी बराबर होती है। दोनों हाथों में भी 30 बोन्स होते हैं, दोनों पैरों में भी 30 बोन्स होते हैं। हमारे जंघा से लेके नीचे हमारे टोस तक अगर हम काउंट करें तो 30 बोन, दोनों पैरों में 30 ईच होते हैं। दोनों हाथों में भी इस प्रकार, कंधे से लेके हम उंगलियों के टिप्स तक अगर हम काउंट करते हैं तो 30 बोन्स है। थोड़ा सा भेद है वो मैं आपको बताऊंगी। आइए हाथ हम देख लेते हैं। ऊपर कंधे से जो कोहनी तक जो बोन है, इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके नीचे कोहनी से कलाई तक 2 हड्डियां थोड़ी क्रॉस होकर ये हड्डियां होती हैं। ये हड्डियां जो है आप देखेंगे घुटनों से लेके टखनों तक भी, आप इसको स्थिर रख सकते हैं नेहा बहन, डायग्राम को स्थिर रख सकते हैं। पूरा दिखा दीजिए स्क्रीन पर। हाँ, तो ये यहाँ कंधों से लेके उंगलियों के टिप्स तक आप देख रहे हैं, जैसे वैसे ही आप देख रहे हैं जंघा से, हिप से लेकर और
उंगलियों के, पैर की उंगलियों के टिप्स तक, टोस तक आप देख रहे हैं कि ऊपर एक हड्डी है और नीचे कोहनी से कलाई और घुटने से टखने तक दो दो हड्डियां हैं। ये जो दो दो हड्डियां होती हैं ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करती हैं। जो भी इम्पैक्ट आता है मेन चलने में, दौड़ने में, जो इम्पैक्ट पैरों को आता है जंप करने में, वो ये दो हड्डियां जो हैं वहां शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। और वजन उठाना हो हाथों से या कोई अलग अलग इस प्रकार के कार्य करने हो, वेग पूर्वक कार्य करने हो, कुछ अपने शरीर को पूरा इस पर उठाना हो हाथों पर, तो वहां पर जो है ये जो हाथों की दो हड्डियां हैं कोहनी से कलाई तक, ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। तो ये जो दो हड्डियां हैं हाथों में, ये रेडियस और अल्ना, एक एक हाथ में अगर हम देखेंगे तो एक ऊपर से कंधे से कोहनी तक ह्यूमरस और कोहनी से कलाई तक रेडियस और अल्ना। जो स्ट्रॉन्गर बोन होती है इसमें सीधी, वो रेडियस है, जो थोड़ी घूमी हुई है वो अल्ना है। और उसके बाद आप देखिए कलाई, कलाई पर आप देखेंगे, नेक्स्ट डायग्राम आप दे दें जिसमें कि हाथ और पैर की हड्डियां दिखाई गई हैं नेहा बहन, तो आप उसको और अच्छी तरह देख पाएंगे, मैग्नीफाइड है वो। तो वहां पर आप देखेंगे छोटे छोटे पेबल नुमा कंकर पत्थर अलग अलग साइज के जैसे होते हैं ना, वैसी आपको 8 हड्डियां, हालांकि ये इरेग्युलर नहीं होती हैं, बिल्कुल रेगुलर साइज की ही होती है प्रत्येक हड्डी हमारे शरीर में। तो ये पेबल नुमा 8 हड्डियां हमारे कार्पल्स होते हैं, कलाई की हड्डियां जिन्हें हम कह सकते हैं। उसके बाद जो है आती हैं मेटाकार्पल, इनसे जुड़ी हुई 5 हड्डियां जो हमारी हथेली बनाती हैं। हथेली के भीतर उंगलियों से जुड़ी हुई ये 5 हड्डियां होती हैं मेटाकार्पल्स। और उसके बाद उंगलियों की हड्डियां होती हैं, 4 में से प्रत्येक उंगली में 3-3 और अंगूठे में 2। तो ये आप देख रहे हैं हाथ की हड्डियां। तो आप देख रहे हैं जो बेज ब्राउन कलर में, लाइट ब्राउन कलर में, वो हमारे कार्पल्स हैं, 8 इरेग्युलर शेप की। हालांकि ये इरेग्युलर मैं कह रही हूं, पर प्रत्येक शरीर में ऐसी ही 8 हड्डियां होती हैं। तो इनफैक्ट दे आर रेगुलर साइज, ये इनकी इरेग्युलर दिखती हैं हमें, मगर ये इनका रेगुलर साइज है। प्रत्येक हड्डी ऐसी ही होती है और दोनों हाथों की सेम होती है। तो ये है हमारी 8 कार्पल्स। उसके बाद पिंक कलर में जो आप देख रहे हैं वो मेटाकार्पल्स हैं, ये जो हमारी हथेली का निर्माण करते हैं, पाम आप कह सकते हो। और फिर उससे निकले हुए जो हमारे उंगलियां हैं, उसमें आप फैलेंजेस देख रहे हो, येलो, पर्पल एंड ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर में। तो अंगूठे में आप बीच वाला फैलेंज नहीं देख रहे हो, येलो एंड ब्लू 2 फैलेंजेस हमारे अंगूठे में होते हैं, शेष चारों उंगलियों में 3-3 फैलेंजेस होते हैं। ये टोटल हो गए 14 फैलेंजेस, 5 मेटाकार्पल्स एंड 8 कार्पल्स। तो ये पूरी हमारे हाथ की हड्डियां हैं। टोटल अगर आप इनको करोगे बाकी 3 हड्डियों के साथ तो हो जाएगा 30 की संख्या, दोनों हाथों में 30। अब पैर आप देखेंगे, इसी प्रकार हमारे जो पैर हैं, मैंने आपको बताया एक थाई बोन है हमारी जिसे हम फीमर कहते हैं। उसके बाद, और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया था कान में सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की स्टेपीज उपस्थित है, वैसे ही मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो हमारी जंघा की अस्थि फीमर है। ये जो हिप से लेकर या हमारे कूल्हे से लेकर घुटने तक जो होती है जंघा की अस्थि फीमर। उसके बाद घुटने से टखने तक 2 हड्डियां हैं। जो स्ट्रॉन्गर बोन है सीधी, वो है हमारी टिबिया, और जो घूमी हुई थोड़ी सी फ्लेक्सिबल है वो है हमारी फिबुला। दोनों मिलकर शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, स्ट्रेंथ भी रखती हैं और उस अंग पे, और उसको फ्लेक्सिबल भी रखती हैं। तो ये 2 हड्डियों से मिलकर होता है ये टिबिया और फिबुला। उसके बाद पैर, अब पैर का डायग्राम दे दीजिए बहन।
तो पैर की जो हड्डियां होती हैं वो आप देखेंगे बिल्कुल इसी प्रकार, जैसे हाथ में ऊपर आपके कार्पल्स हैं, वैसे ही पैर में टार्सल्स होते हैं। स्ट्रॉन्ग बोन्स होती हैं, बिग बोन्स होती, काफी बड़े होते हैं। ये टार्सल्स जो होते हैं अपेक्षाकृत काफी बड़े होते हैं। जैसे हमारी एड़ी का जो घुमा हुआ आप देखेंगे कैल्केनियस, वो काफी बड़ा टार्सल है, मोटा और उसके साथ टकने वाला। तो ये दोनों काफी बड़े बोन्स होते हैं अपेक्षाकृत हमारे कार्पल के। हाथ की कलाई की हड्डियों की अपेक्षा हमारी जो टखने की हड्डियां हैं वो काफी बड़ी होती हैं। तो एड़ी और टखने की ये जो हड्डियां होती हैं इन्हें टार्सल्स कहते हैं। पर ये संख्या में आप देख रहे हैं एक कम है, 7 है। अगर आप इसके पूरे इसकी आकृति को ध्यान से देखेंगे तो ये 7 है, एक कम है यहाँ पर। बाकी सारी संख्या वैसे ही है, सिर्फ टार्सल कार्पल की अपेक्षा, कलाई की अपेक्षा एक कम है। मगर आकृति में अगर आप देखेंगे तो ये काफी बड़े हैं। और उसके बाद आप देखेंगे तो बिल्कुल फैलेंजेस वैसे ही हैं और मेटाकार्पल्स भी वैसे ही हैं। तो मेटाकार्पल्स को यहाँ पे मेटाटार्सल कहा जाता है, जो पैर का पंजा बनाती हैं। एड़ी से लेकर और अंगूठों के बीच में जो हिस्सा होता है, टोज के बीच में जो हिस्सा होता है, उसे हम पैर का पंजा कहते हैं। तो वो जो पंजे का मेन बॉडी जो है वो बनाने वाली ये जो हड्डियां हैं 5 मेटाटार्सल्स हैं। उसके बाद येलो, पर्पल और ब्लू कलर में जो आप देख रहे हैं वो फैलेंजेस हैं। उसी प्रकार जैसे हाथ में 14 होते हैं उंगली, हाथ की उंगलियों में 14 होते हैं, वैसे ही पैर की उंगलियों में या टोज में भी इनकी संख्या 14 होती है। अंगूठे में 2 होते हैं, बाकी सारे उंगलियां जो हैं पैर की, हालांकि बहुत छोटे छोटे होते हैं ये, मगर फिर भी ये जो हैं संख्या में उतने ही होते हैं। हाथ की उंगलियां लंबी होती हैं, पैर की उंगलियां थोड़ी छोटी होती हैं, पैर का पंजा लंबा होता है हथेली की अपेक्षा। तो ये मेटाटार्सल्स लंबे होते हैं थोड़े हथेली की अपेक्षा, हथेली के मेटाकार्पल्स की अपेक्षा, मगर फैलेंजेस जो हैं टोज के वो थोड़े छोटे होते हैं हाथ की उंगलियों के अपेक्षा, मगर संख्या बिल्कुल बराबर होती है। तो ये आपने देखा पैर में भी आपकी ये जो है संख्या यहाँ पे एक कम है, तो ये 27 की बजाय 26 है। बाकी 3 से जोड़ दीजिए 29 हो जाएंगी और एक की कमी रह गई। पर मैंने कहा था हाथों में पैरों में 30 की संख्या होती है। तो वो जो 30वीं हड्डी है वो होती है हमारी नी कैप। पहले डायग्राम पे वापस आ जाएंगे बहन। तो ये जो 30वीं हड्डी है पैर की वो है हमारी नी कैप या पटेला। पटेला जो है वो हमारी नी कैप, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हड्डी है। हमारी नी कैप बहुत महत्वपूर्ण है। नेहा बहन मैं 5-6 मिनट और ले सकती हूँ क्या स्केलेटल सिस्टम को पूर्ण करने जी के दीदी लिए? अवश्य। हाँ, तो ये जो हमारी नी कैप होती है ये भी विजडम ऑफ नेचर, यहाँ पर आप देखिए ये जो नी कैप होती है पटेला आप देख रहे हैं यहाँ लेबल की हुई है, ये हमारे पैर की 30वीं हड्डी है। तो दोनों पैरों में 30 की संख्या पूर्ण हुई। और ये नी कैप के बारे में जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे भी प्रकृति की जो बुद्धिमत्ता है वो काम कर रही है इसको डिजाइन करने में। अगर ये नी कैप नहीं होती तो हमारे घुटने आगे की तरफ, हमारे पैर आगे की तरफ भी मुड़ सकते थे घुटनों से और पीछे की तरफ भी। नी कैप जो है घुटनों को सिर्फ मुड़ने, एक दिशा में मुड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं, उसके कारण ही हम ठीक प्रकार से चल पाते हैं। अगर ये नी कैप नहीं होता तो दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, ये कार्य तो असंभव हो जाते हैं हमारे लिए। क्योंकि सोचिए आप कि आप चल रहे हो, किसी तरह धीरे धीरे आप चल तो पाते मगर पैर को बैलेंस करके, मगर दौड़ना तो असंभव हो जाता अगर ये पटेला या नी कैप नहीं होती। सोचिए आपकी चलते चलते आपका पैर आगे की ओर मुड़ जाए तो और दौड़ने में तो उतना कंट्रोल आप कर ही नहीं सकते। चलने के समय तो फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, मगर चलना भी हमें एक तीसरी स्टिक लेकर, हाथों में स्टिक लेकर ही चलना पड़ता अगर हमारे नी कैप नहीं होते तो।
और दौड़ना और जो मैं कह रही हूँ बाकी अन्य कार्य जो सीढ़ी चढ़ना उतरना आदि तो असंभव हो जाते हैं हमारे लिए। तो गिरते पड़ते चल तो पाते हम नी कैप्स के अभाव में, मगर सपोर्ट लेके सहारा लेके हाथों से शरीर को बैलेंस तो कर पाते, मगर दौड़ने आदि की प्रक्रिया तो बिल्कुल नहीं कर पाते। तो नी कैप का उपयोग आप देख सकते हैं कितना होना इसका कितना जरूरी है, इसकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है कि घुटनों को सिर्फ एक दिशा में मुड़ने का अवसर प्रदान करती है हमारी नी कैप, आगे की ओर उसको नहीं आने देती। इस नी कैप के होने के कारण ही हम ठीक प्रकार से चल दौड़ पाते हैं। तो अब आइए हम देखते हैं इन शाखाओं को जोड़ने वाली हड्डियों को। तो कंधों की जो हड्डियां हैं वो बाजू को या हमारी ह्यूमरस को जोड़ती हैं हमारे मेन बॉडी के साथ। तो कंधों की जो पीछे की ओर की जो हड्डियां हैं वो फ्लैट चपटी हड्डियां होती हैं, फैली हुई हड्डियां होती हैं, जिन्हें हम शोल्डर ब्लेड्स कहते हैं सामान्य भाषा में। बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जो है हमारी या मेडिकल टर्मिनोलॉजी, इसमें हम कहते हैं स्कैपुला। और आगे जो हमारी हड्डियां होती हैं जिसे हम नेक बोन्स या हम इसे कॉलर बोन्स कहते हैं, आगे की ओर जो होती हैं ये इसे कहते हैं ये कॉलर बोन या क्लाविकल। तो स्कैपुला एंड क्लाविकल, पीछे की ओर जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो स्कैपुला है दोनों तरफ एक एक, और आगे की ओर दो हसली की हड्डियां या कॉलर बोन्स क्लाविकल्स हैं। और ये जो है मिलकर जो है जो यहाँ शोल्डर को और ह्यूमरस को जोड़ने वाली संधि यहाँ पर बनती है बॉल एंड सॉकेट लाइक की। तो उसमें ये हमारा शोल्डर जो है वो रोटेशन का, बाजू को रोटेट होने का स्थान प्रदान करता है। तो ये हमारी संधि इस प्रकार की हमारी कूल्हों की हड्डियों में नहीं होती है। पैर इस तरह से रोटेट नहीं कर सकते जिस तरह से हमारे कंधे कर सकते हैं। तो ये थोड़े थोड़े जॉइंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो अब आप देख रहे हैं ये चार हड्डियां हो गई जो हमारे हाथों को जो प्रशाखाओं के रूप में है, इनको शरीर से जोड़ने का काम करते हैं। अब हमारे आइए कूल्हे की तरफ। तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी का जो निचला हिस्सा है उससे दो हड्डियां जुड़ी हुई हैं, ये पेल्विक गर्डल बनाती हैं, आगे की ओर घूमकर आती हैं, और ये रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़ती हैं पीछे की ओर, और आगे की ओर साइड की ओर जुड़ती हैं दोनों पैरों से। तो ये जो है कूल्हे की हड्डियां, इनको हम कहते हैं पेल्विक बोन्स कहते हैं। तो ये पेल्विक गर्डल जो है दोनों दो हड्डियां बड़ी हड्डियां होती हैं ये, और घूमकर पीछे से आगे, जैसे रिब केज पूरी तरह से जुड़ा हुआ है आगे भी, ये आगे की ओर पास पास होती हैं, पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। पीछे ये रीढ़ की हड्डी के साथ जो सैक्रम पार्ट है रीढ़ की हड्डी का निचला, आप कोनिकल पार्ट देख रहे हैं, ट्रायंगुलर स्ट्रॉन्ग बोन देख रहे हैं, वहां से जुड़ा होता है। तो ये पेल्विक गर्डल जो होता है ये फिर हमारी पैरों को जोड़ने का काम करता है। तो पेल्विक बोन्स जो हैं दो संख्या में है, ये हमारे पैर की हड्डियां या फीमर को मेन बॉडी के साथ जोड़ने का काम करती हैं। इस तरह से ये जो दो पैर हैं हमारे प्रशाखाओं के रूप में, ये पेल्विक बोन के माध्यम से हमारे मेन टॉर्सो के साथ जुड़े होते हैं। तो ये हो गई हमारी, आप देखिए 30 इन ईच अपेंडेज, मतलब दोनों हाथों और दोनों पैरों में 30 की संख्या, और हमारे इनको जोड़ने वाली कंधे की और कॉलर बोन मिलाकर 4 और पेल्विक गर्डल की 2। तो ये 6 हड्डियां इनको जोड़ने वाली मेन बॉडी के साथ, तो 126 बोन्स। तो टोटल आप करेंगे तो ये हो जाएगा 206 बोन्स इन द ह्यूमन स्केलेटन। तो मानव शरीर की ये 206 हड्डियां हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। जैसा मैंने आपको बताया, कोमल अंगों को सुरक्षा भी प्रदान करती हैं,
पेल्विक गर्डल जो है ये सपोर्ट भी देता है। हमारे जो लोअर एब्डोमेन के जो भी एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के भी कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं, इनको एक पेल्विक फ्लोर मसल्स के साथ मिलकर एक बेसिन, एक बड़े पतीला या बड़े बोल की संरचना करता है, जिसमें कि ये सारे ऑर्गन सपोर्टेड रहते हैं, इनको सहारा मिलता है। तो ये कुछ बोन्स हमारी बॉडी की जो है पूरी हमारे शरीर की संरचना को तो सपोर्ट करती ही है, इंटरनल ऑर्गन्स के सपोर्ट का भी काम करती हैं। तो सहारा और सुरक्षा दोनों प्रदान करती हैं हमारी ये हड्डियां हमारे शरीर के अंगों। तो ये हो गया हमारा स्केलेटल सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम के बारे में कल जानेंगे, और थोड़े और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में भी हम कल जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण स्केलेटल सिस्टम या मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम का ये पार्ट जो मैंने आपको आज बताया। आपके कोई विशेष प्रश्न हो तो आप नोट करके रखें, कल अवसर दूंगी मैं आपको पूछने के लिए। अगर कोई भी शंका हो, कोई भी आपको प्रश्न पूछना हो तो आप प्लीज उसको नोट करें और कल मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। इसी के साथ बहन नेहा बहन, आप बताएं आगे और जो भी निर्देश आपको देना हो। जी, ओम आदरणीय दीदी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया आज का जो स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम सेल के बारे में शुरू करते हुए सारे सिस्टम की इंफॉर्मेशन देते हुए बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। मैं समझ सकती हूँ कि जिनके लिए नया विषय है उनको थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे तो आपके लिए भी सरल हो जाएगा। और दीदी जी का पढ़ाने का जो स्टाइल है वो बहुत सरल है, इसीलिए हम उनका समय लेने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। और हमारा सौभाग्य है कि आज दीदी ने हमें समय दिया है और 1 सप्ताह तक हम उनके साथ ही बने रहेंगे और प्रतिदिन हम हमारे स्वयं के शरीर को समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं दीदी जी से निवेदन करना चाहूंगी कि दीदी जी आज का सत्र आप शांति पाठ करवाकर समाप्त कर सकते हैं। हाँ, एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगी कि ये सारे डायग्राम जो हैं, अभी तो आपने 2-3 ही देखे, मैंने और भी दिए हैं और कल उनके बारे में और हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ कुछ मैंने सपोर्टिंग वीडियोस भी दिए हैं, तो वो वीडियो जब आप देखेंगे तो आपको इन सिस्टम, और आगे भी मैं देती रहूंगी अलग अलग तंत्रों के रिलेटिव वीडियोस भी मैं देती रहूंगी। तो एक मैंने वीडियो दिया है जिसमें शरीर के मुख्य अंगों के सभी के बारे में बेसिक जानकारी आपको दी है, उसको आप देखिएगा। उसमें सारी टर्मिनोलॉजी है, सारे एक्सप्लेनेशन है उनके कार्य के बारे में, वो कहाँ पर हैं शरीर में, उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। वो बेसिक आप जरूर देखिएगा। उसके साथ साथ कुछ 1-2 और वीडियो मैंने आपको दिए हैं जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में है। तो उन जस्ट गो थ्रू देम, एक बार अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छे, उसमें एनिमेटेड वे में दिखाया गया है, 3D आपको पिक्चर्स के सहायता से बताया गया है, तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा हमारे शरीर की संरचना भी और उसकी कार्य प्रणाली भी। तो ये जरूर देखिएगा आप उनको, आपको ग्रुप में दे दिए जाएंगे नेहा बहन के द्वारा। तो एक बार जस्ट गो थ्रू देम, आज ही आपने जो पढ़ा है ना, आज ही आप उनको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो आपका ये विषय जो है आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको इसको समझने में। क्योंकि कोई भी विषय जब हम समझकर पढ़ते हैं ना तो वो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए। सिर्फ रटते हैं तो थोड़े समय के लिए तो याद रहता है, पर उसके बाद हम उसको बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। इसलिए समझकर पढ़ना, मैं आपको हमेशा कहूंगी कि समझकर पढ़िए। और साथ साथ जब आप सुन रहे हैं तो आप, वैसे सुबह का समय देखिए प्रैक्टिकल का होता है, तो आप प्राणायाम करते हुए भी साथ साथ थोड़ा बहुत प्राणायाम भी कर सकते हैं, मगर नोट्स भी बनाएं। जो भी आप सुन रहे हैं तो मेन मुख्य बिंदु जो आपको लगते हैं उनको आप नोट डाउन भी करें। और जब ये नोट्स आप रिवाइज करेंगे और दोबारा जब आप अब वीडियोस आदि देखेंगे, उस समय भी नोट्स में अगर कुछ करेक्शन करना है, स्पेलिंग्स करेक्ट करनी है या कोई इंफॉर्मेशन
कोई और बिंदु जोड़ना है तो आप अपने नोट्स को और विस्तार दीजिए दोबारा जब आप ये वीडियोज आदि देखें। और आपको मैं ये निवेदन करूंगी कि ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो आपको ये भी दी जाए। तो ये मेरे ख्याल से तो आप ही के लिए ये रिकॉर्डिंग हो रही है, तो इसको भी आप एक बार और सुनेंगे इस रिकॉर्डिंग को तो बहुत अच्छी तरह से ये विषय जो है, कोई आपके मन में कोई संशय होंगे, कोई शंकाएं होंगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो एक रिवीजन तो जरूर आज ही आप करें। तो ये मैं जरूर कहूंगी, जो भी आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है डायग्राम्स के वीडियोस के माध्यम से, गो थ्रू इट एंड एक बार आप ये जो रिकॉर्डिंग है इसको भी पुनः सुन लें अपने नोट्स के साथ में, तो आपकी शंकाएं भी दूर हो जाएगी, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर आप पढ़ेंगे तो ये विषय कठिन होते हुए भी बहुत सहज हो जाएगा आपके लिए, इसको समझकर इसको याद करना। तो इसी के साथ आज अब हम शांति पाठ। ओम दीदी जी, हमारे साथ आदरणीय रश्मि बहन भी हैं। रश्मि बहन भी कुछ कहना चाहती है। रश्मि बहन। ओम दीदी जी, ओम दीदी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सुंदर तरीके से आपने सेल बॉडी के बारे में और पूरी छोटी छोटी सिस्टम की आपने जानकारी भी दी और पूरा हमारा जो कंकाल तंत्र, हमारा स्केलेटल सिस्टम के बारे में बताया। हम भी सीख रहे हैं, थोड़ा बहुत हमारा कुछ चूक गए हैं हम, तो वो भी समझ में आया है। बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों के बाद रिवीजन, हाँ, जितना रिवीजन होता जाएगा ना उतना ये सब्जेक्ट आपके अंदर समाता जाएगा, उतना ये पक्का होता जाएगा। रिवीजन इज द की टू लर्निंग। इट्स मतलब मेमोरी का एड होता है, मेमोरी एड्स होते हैं ना, अलग अलग तरीके होते हैं याद करने के, तो उसमें एक प्रमुख है रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे, जितनी बार हम रिवाइज, और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चंस। अंदर जो हमारे प्रश्न आते हैं, प्रश्न उभरते हैं, उनके समाधान जब हम प्राप्त करते हैं या पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी जानकारी हमारे अंदर बैठ जाती है, सुरक्षित हो जाती है हमारे ब्रेन के विभिन्न सेंटर्स में। तो ये भी एक तो पढ़ते हुए क्वेश्चंस हमारे मन में आना और उसका समाधान प्राप्त करना, दूसरा उसको रिवाइज करते रहना समय समय पर। तो ये दोनों अगर हम करते रहेंगे तो ये गूढ़ विषय भी बहुत अत्यंत सरल हमें लगने लगेगा। तो आइए शांति पाठ के साथ आज का हम सत्र समाप्त करते हैं। कल्याण मंत्र, छोटा शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के जीवन में आदि दैविक, आदि भौतिक एवं आध्यात्मिक शांति का आधान हो, इसी शुभ मंगल कामना के साथ ओम सर्वेभ्यो नमः। गुरु चरणों में पुनः प्रणाम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। और हम सबके परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः। भारत माता की जय। वंदे मातरम। धन्यवाद दीदी। आज की मीटिंग को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को शुभ दिन। ओम प्रणाम।